नमस्कार। आज का पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं जतिंद्र पाल सिंह जी, जिनको हम लोग प्यार से जेपी बोलते हैं। और ये जेपी इनफैक्ट एक बड़े म्यूचुअल फंड, अपकमिंग म्यूचुअल फंड आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। इनका एक वास्ट अनुभव है, तकरीबन 26 वर्षों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उन्होंने। और ये आज के आपको बताएंगे कई सारी चीजों के बारे में, इनसे हम डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट बजट के बाद यूएस डील के बाद क्या क्या चल रही है उसके बारे में डील करेंगे, कहाँ अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नया एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स आए हैं सेबी के द्वारा, जिसमें आईटीआई म्यूचुअल फंड ने भी पार्टिसिपेट किया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सुनते हैं पूरी की पूरी बातें जेपी की। थैंक यू वेरी मच जेपी, आप रांची आए और हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए तैयार हुए। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू रांची एंड टू आवर रूम। मैं आपका भी धन्यवादी हूँ कि आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, और ताकि हम कई श्रोताओं से, कई निवेशकों से हम टच बेस कर पाए। और देखिए, रांची तो पहले भी मैं आया हूँ, लेकिन आना ही था, ऐसे भी थोड़ी सी देर लग गई आने में, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर विथ यू। जेपी, आपको तो मैं जेपी ही बोलूंगा, या आप पॉपुलर भी जेपी के नाम से ही हैं। जेपी, आपसे लास्ट टाइम मिले थे तो आप महिंद्रा में थे, महिंद्रा म्यूचुअल फंड में, और आज हम लोग मुलाकात हो रही है आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस नए पोजीशन और नई जर्नी की। कैसे कैसे मन बना नई कंपनी की तरफ आने का? तो ये शायद थोड़ी निजी ग्रोथ की मतलब से सवाल है, क्योंकि मैंने देखिए करीबन, अब तो इस इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मेरे को करीबन 26 साल हो गए। और आंकड़ों से क्योंकि हमको बहुत प्यार है, तो मैं बता दूं, मैं 1 जनवरी 2000 को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शिफ्ट किया, तो उसके पहले मैं भी आप ही की तरह डिस्ट्रीब्यूशन में ही था। जी जी। तो 2026 आ गया, 26 साल पूरे हो गए। बस ये था कि वो एक छोटा सा शायद एक काम बाकी था, कि वो सीईओ की पोजीशन, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन, बस वो जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। आप इतने हम्बल हैं कि आप बोल रहे हैं कि एक छोटी सी पोजीशन बाकी थी। सीईओ की पोजीशन अपने आप में बहुत बड़ी वेट रखती है, और सचमुच में इस पोजीशन के लिए दिल से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जेपी, मैं ये जानना चाहूंगा कि चूंकि अब तक आपने जो काम किया, चाहे एचएसबीसी के दिन की बात करें या फिर हम लोग बात करें रिसेंट महिंद्रा, जो कि एक ब्रांड वैल्यू जिनकी बनी हुई थी, आईटीआई कंपैरेटिवली, आईटीआई की बैकग्राउंड बड़ी अच्छी होगी मगर कंपैरेटिवली लेस नोन कंपनी, राइट जी। और जब ये कंपनी शुरू हुई है तो आज के डेट में एक कंपैरेटिवली, मैं कह सकता हूँ, छोटा तो नहीं कहूँगा, मीडियम साइज एएमसी के रूप में स्टार्ट किया। हाँ जी। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज तो यही होगी कि इसको कैसे एक बड़े एएमसी, 1-2 लाख करोड़ के एएमसी के रूप में कैसे बनाए। तो इसके लिए क्या रोड मैप आप लोगों ने सोचा है, या आईटीआई म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि ये बड़ी कंपनी बन सकती है? बिल्कुल मृगेंद्र जी, ऐसा कि हर शुरुआत ऐसे ही होती है, बट मैं पहले थोड़ी सी ब्रांड के ऊपर टच बेस कर दूं। ये आईटीआई जो ब्रांड है, इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये ब्रांड करीबन 30 साल से ज्यादा पुराना है जी। बट ये जरूर है कि जब 30 साल पहले, 32 साल पहले ये ब्रांड सेटअप हुआ था, तब इसके ओनर्स कोई और थे, अलग थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस इंडस्ट्री के, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पहला प्राइवेट म्यूचुअल फंड राइट जो लॉन्च हुआ था, उस स्कीम का नाम था, मतलब पाइनियर आईटीआई, या फिर आईटीआई पाइनियर, जैसे किस नाम से वो ब्लू चिप फंड। जी जी। ये 93-94 सन की बात कर रहा हूँ, लिबरलाइजेशन के बाद में जब म्यूचुअल फंड्स को लाइसेंस मिले लॉन्च करने के, प्राइवेट लॉन्च। हाँ जी, प्राइवेट। तो ये पहली कंपनी थी, पहली स्कीम थी जो इंडिया में लॉन्च हुई। अब कुछ ऐसे समय निकला होगा, और सो ये जब इस ग्रुप ने, मतलब वालिया फैमिली हम कहते हैं, तो ये सुधीर वालिया जी मेन प्रोमोटर हैं। तो सुधीर वालिया जी वॉज द CFO and whole-time director at Sun Pharma. Right. He is also, मतलब very large shareholder out there. It's a family business. Correct. उनके family. सिंघवी जी के रिलेशन में भी हाँ जी। तो जब इन्होंने और अगली नेक्स्ट जनरेशन ने डिसाइड किया कि कुछ और किया जाए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रियल एस्टेट, ये 2 मेन फील्ड्स में गए। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये आईटीआई ब्रांड इन्होंने ओन किया। वहाँ जो पहले, जो 30 साल पहले थे, इन्होंने वहां से ब्रांड राइट्स, एंड क्योंकि उनको नाम बड़ा अच्छा था, आईटीआई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अब आज इस ग्रुप के पास में एनबीएफसी है, स्टॉक ब्रोकिंग है, होलसेल स्टॉक ब्रोकिंग है, एआईएफ्स हैं जो आज मेरे पास ही हैं, और म्यूचुअल फंड
प्लस कुछ कुछ और सर्विसेज है फाइनेंशियल सर्विसेज में। काफी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेकंड कार सेल्स एंड सो ऑन। तो प्लान्स बड़े इनके, करीबन 10 साल तो हो गए हैं। मतलब म्यूचुअल फंड ITI जो म्यूचुअल फंड है इसको आज 6-7 साल हो गए। करेक्ट। तो अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे टोटल एसेट्स म्यूचुअल फंड के और AIF दोनों मिला के करीबन मतलब आपको करीब 12.5-13 हजार करोड़ के बीच में है टोटल। तो म्यूचुअल फंड उसमें से करीबन 11.5 हजार, क्योंकि रोज चेंज होते रहते हैं नंबर। वेरी ट्रू। राइट। और इसमें से मेजरली हमारे इक्विटीज हैं 19 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हम लॉन्च कर चुके हैं। और एक हमने रिसेंटली इंडिया में मतलब आई थिंक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट कैटेगरी जो अभी लास्ट ईयर परमिशन मिली है लॉन्च करने की, तो वी लॉन्च द सेकंड इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड ऑफ इंडिया। राइट। तो वो जिसको SIF रूप में हम लोग नाम कहते हैं जी। तो ये जरूर है कि 6-7 साल पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ, तो उसी हिसाब से ये 11.5-12 हजार, कोई कहता नहीं 15-17 हो, कोई ये भी कह सकता है कि 8-9 ही होता। पर जो नंबर है ये सच्चाई है कि 11.5 करोड़ हम हैं जी। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था भविष्य काल के लिए, तो भविष्य काल के लिए प्लान जो है, मैं अभी बोर्ड को मतलब 2 महीने, ये जनवरी एंड की हमारी बोर्ड मीटिंग जो होती है उसके अंदर सारे बिजनेस प्लान हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो बजट प्रेजेंट होते हैं, एनुअल रिव्यूज होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग वही प्लान बना रहे हैं। अब मैंने जो प्रेजेंट किया, बल्कि बोर्ड ने मेरे को ये कहा है कि अगर हो सके तो और अग्रेसिव कर लो ग्रोथ। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ऐसा था कि ये हम 25 और 30 हजार का कोई नंबर था, जितना मेरे को ध्यान आ रहा, 27-28 हजार करोड़ का आंकड़ा था जो 3 साल में मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, 11.5-12 हजार करोड़ से उस लेवल तक। तो ये करीबन 130-140% की वृद्धि होगी। मगर बोर्ड ने मेरे को कहा कि इससे भी ज्यादा चाहिए, या ये करना तो इसे कम से कम समय में करो। तो दोनों ही तरफ अगर बोले तो तेजी की बात हो रही है जी। और बट अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर पूछोगे, तो जो आपने आंकड़े बोले कि 1 लाख करोड़ एंड अबव, वो आंकड़े उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि क्या हम 10 सालों में 12 सालों में उस हिसाब से वहां पहुंचे। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि 11-11.5 हजार करोड़ की ग्रोथ अगर है और इंडस्ट्री की ग्रोथ है, मेरे को उसका एक पोर्शन मिल सकता है जी। मैं अपना मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। करेक्ट। और उसके लिए उसके लिए हमने अपनी ढांचा भी बनाया हुआ है। जैसे कि अब मेरे को जहाँ ज्वाइन किया, अब 1 साल हो गए। पिछले 1 साल जब मैंने ज्वाइन किया, 1 साल पहले हम करीबन 45 लोकेशन प्रेजेंस थे इंडिया में। करेक्ट। तो ये ग्रुप सबसे पहले ये बिलीव कर रहा है कि हिंदुस्तान हमको अक्रॉस जाना, ये नहीं कि 8-10 ब्रांचेस, 10-12-15 ब्रांचेस। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हमने करीबन 12 नए लोकेशंस प्रेजेंस बढ़ाए हैं उसके अंदर अक्रॉस इंडिया। साउथ इंडिया भी किया, ईस्ट में भी किया, वेस्ट में भी किया, नॉर्थ, सब जगह हमने बढ़ाए। तो अभी हमारे करीबन 56-57 लोकेशन प्रेजेंस हो गई है हमारी। क्या मैं इसके आगे जाऊंगा? हाँ, जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे कोई एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड के हिसाब से तो 5-7 और खोल सकते हैं, लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम एक जगह से 57 जगह से हम करीबन 150-200 लोकेशंस कवर कर रहे हैं आज उसके अंदर। तो रेदर मैं आज कोशिश ये कर रहा हूं कि सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, पेनिट्रेशन भी की जाए उसके अंदर। राइट। तो दोनों चीजें एक साथ चलेंगे। तो अब ये आपने जो बोला कि अब आपने कहा है कि 1-2 लाख करोड़, जब आपने कहा तो हम तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। बट सबकी मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ ऐसे ही होती है। मेरे हिसाब से अगले 10 साल जो हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, उसके अंदर म्यूचुअल फंड सेविंग्स के अंदर जो पूल्स जो होंगे और म्यूचुअल फंड को जो कंट्रीब्यूशन मिलेगी, शायद 10-12 साल में अगर मैं 1 लाख भी कहूं तो मैं शायद कम सोच रहा हूँ। राइट। तो मेरे हिसाब से उससे थोड़ा ऊपर ही होगा नंबर। एंड क्योंकि मैं खुद मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इटसेल्फ 500 से 600 लाख करोड़ के नीचे नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। ऊपर ही होनी चाहिए। बात कर रहे हैं 6-7 टाइम्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होगी जी। और अगर वो 6-7 टाइम्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 10 टाइम्स तो आप होंगे जी, होने चाहिए। करेक्ट। सो नाइस। जेपी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने टच किया अभी SIF को लेके, और खासकर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में जो सेबी की परमिशन मिली है, 6-7 कंपनी ही ला पाई हैं अभी तक। तो आपने जो ये डिविनिटी फंड लाया, उसके बारे में थोड़ा टच करेंगे, क्या है बेसिकली, कैसे काम करती है? मेरे को अब तो मतलब वो कहते हैं ना कि डायरेक्टली इनटू द फायर, मतलब और फायर में जाके खुशी भी मिलती है। राइट। जैसे तो और अगर आप कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो कुछ बुक्स के अंदर, तो हैरी पॉटर की किताब का नाम है फिनिक्स बर्ड के ऊपर। तो बेसिकली कहते हैं कि एक ऐसा समय आता है कि अपने आप को रीग्रोथ, री एनर्जाइज और बिग ग्रोथ के लिए आपको मतलब
आग के अंदर जाना सही पड़ता है, और आग से जब आप निकलते हो तो यू रीएनर्जाइजेशन एंड यू ग्रो फास्टर। Right. तो एसआईएफ मेरे लिए एक तरह से यही था, क्योंकि मेरे को 25-27 साल इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो गए, जी। और जब मैंने सोचा मैंने सब कुछ सीख लिया, समझ लिया है, इट एंड लाइफ एज यूजुअल है, मेरे लिए रूटीन लाइफ है। यहाँ पे सेबी ने थैंकफुली, मैं तो कहूंगा, मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ सेबी का कि उन्होंने एक चीज एसआईएफ के रूप में दी, क्योंकि पूरी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गई कि लॉन्ग शॉर्ट फंड्स जो मतलब थोड़ी सी मैं उसको टच बेस करूँ, जी, इसके जी। बाद कुछ हो सकते हैं। हम एएफ में बात करते थे, क्योंकि हम एट आईटीआई 8 सालों से, करीबन 7.5 सालों से हम एआईएफ लॉन्ग शॉट इंडिया में ऑलरेडी हम मैनेज कर रहे हैं। करेक्ट। राइट। लेकिन चीज क्या है, पूरी सीखना, उसका ढांचा बनाना, तो मैं डे 1 से, मेरे को ज्वाइन किया 2 महीने बाद सर्कुलर आ गया। हाँ। तो मैं उस दिन से मतलब इसके पीछे लगा हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो मेरे को पता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, मेरे साथ दोस्ती इसलिए उड़ा सकते हैं जी जी। कि क्या पड़ा तेरे को, अभी तो बड़े वाले सोचेंगे तब तो सोचना। तो मेरा सिर्फ सोचना ये था कि ये जो रेस स्टार्ट हो रही है एसआईएफ की, राइट, ये बहुत लंबी रेस है, मैराथन है। बिल्कुल। दुनिया में ये $5 ट्रिलियन के आसपास हम जो हेज फंड्स बोलते हैं वो है, जिसमें से अलग अलग श्रेणी के रूप में। हम जो इक्विटी लॉन्ग शॉट बोल देते हैं, हाइब्रिड लॉन्ग शॉट कह देते हैं, ये करीबन 40% उसके अंदर किसी रूप में है। तो अगर दुनिया में 30 सालों में इतनी बड़ी ये जगह बना सकते हैं, तो हिंदुस्तान, जो कि मेरी उम्मीद में 4 से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगले 10-12 सालों में बनने जा रहा है, राइट, और 4 से 8 यानी कि डबल इकोनॉमी 7 साल में हो जाएगा। तो इतनी सेविंग्स होने की, इतनी बचत होने वाली है कि ये प्रोडक्ट्स अपनी पोजीशन बना लेंगे। तो थोड़ी सी जो स्टडी यूएसए की थी, ऐसे ही लग रहा था कि ऐसे ही ग्रोथ हुई थी, राइट, जिस तरह से इंडिया जहां शुरू कर रहा है। शायद उन्होंने और लेट किया था, मैं कहूंगा कि इंडिया ने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया है। तो ऐसा तो मेरे को यह था कि जो आज रेस स्टार्ट हो रही है, अगर म्यूचुअल फंड हम कहते हैं कि आप लेट आए, तो यहाँ मैं लेट नहीं हो सकता। यहाँ तो डे 1 से आप हैं, क्योंकि ये मुख्य प्रबंधक के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है, राइट, कि मैं यहाँ पे लेट ना हूँ। करेक्ट। सो आई एम हैप्पी टू टेल यू, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमने अप्लाई किया, हमको अप्रूवल मिला। तो 1-2 चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने डिविनिटी का नाम लिया, तो श्रोता कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। हम आईटीआई म्यूचुअल फंड से हैं, लेकिन सेबी का ये मैंडेट था कि कोई भी स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च हो, लॉन्ग शॉर्ट फंड जिसको कैटेगरी में कहते हैं, उसका ब्रांड अलग होना चाहिए। करेक्ट। वो कंफ्यूज ना हो इन्वेस्टर, आईटीआई के अंदर ही रहेगा, आईटीआई म्यूचुअल फंड ही रहेगा, वो एक स्कीम है, लेकिन उसका ब्रांड अलग होना चाहिए। तो मैं उदाहरण स्वरूप बहुत लोगों को कहता हूं कि मारुति ने जब प्रीमियम व्हीकल्स लॉन्च की, तो उसके लिए निक्सा के शोरूम अलग खोले, राइट, फॉर डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस। उसी तरह क्योंकि एसआईएफ्स उसमें थोड़े से लॉन्ग शॉट हैं, कोई अनहेज पोजीशन है जहां अलाउड है, हम 25% शॉर्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट नहीं कर सकते, पीएमएस में नहीं कर सकते हो। आज जितना मेरे को ध्यान में है, कम से कम 99% जो टोटल पैसा म्यूचुअल फंड पीएमएस एएफ मैनेज होता है, वहां शॉर्ट परमिशन ही नहीं है। करेक्ट। तो एसआईएफ के अंदर आप 25% तक शॉर्ट या अनहेज जो कहते हैं आप कर सकते हो पोजीशन। तो इसलिए पहली बात, इसका ब्रांड नेम अलग होना पड़ेगा। तो हमने अपना ब्रांड नेम जो बनाया है, उसके पीछे थॉट ये है कि ये 2 शब्दों का मिश्रण है, डिवाइन विच इज लाइक विजडम, स्टैंड्स फॉर विजडम, एंड नीति, जो कि NITI नीति, जो कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मतलब फ्यूचर विजन के ऊपर हम जो बात करते हैं, चाणक्य नीति या फिर नीति आयोग हो गया। तो दोनों का मिश्रण करके DIVINITI एक सिंगल वर्ड बनाया। तो जितनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें होगी वो डिविनिटी लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड में होगी, जबकि ये म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। अगर आपका म्यूचुअल फंड लाइसेंस है तो ही आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हुए जी, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर शायद आप मेरी एक पूरी कन्वर्सेशन अकेले कर सकते हैं इसके ऊपर, कभी मैं जस्ट चाहूंगा कि 2-3 मेन फीचर है कि 2 एंगल से। एक तो जिसको हम लोग रिस्क कहते हैं कि एक इन्वेस्टर जब ये लॉन्ग शॉर्ट की बात सुनता है ना, तो उसके मन में आता है कि शॉर्ट करेंगे और ओपन पोजीशन रखेंगे, राइट, यानी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं। तो वो रिस्क कितना अनहेज्ड हो सकता है उस एंगल से। एंड सेकेंड, कि क्या रिटर्न इसके कारण से बेहतर बनने की संभावना, क्योंकि रिटर्न तो कोई पहले से कह नहीं सकता कितना आएगा, और क्या संभावना है क्या, ये 2 चीज पे मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले कहूंगा, जो हमको सुन रहे हैं, कि जो मिश्रा जी ने बोला पूरा भूल जाइए, राइट, क्योंकि इन्होंने जो बोला उसके पीछे, उसके पहले एक जो बोलते हैं उसके पहले ये लॉन्ग शॉट स्टार्ट होते हैं। तो लॉन्ग शॉट फंड्स की फिलॉसफी है
और वो फिलॉसफी ये है कि आप रिस्क एंड रिटर्न को मैनेज करोगे। सो डाउनसाइड प्रोटेक्शन कोई गारंटी कहीं नहीं होती है, लेकिन डाउनसाइड को आप मद्देनजर रखते हुए कि आपको ओवरवैल्यूएशन लग रही है, आपको कोई स्टॉक की अंदर लग रहा है कि गिरावट हो सकती है, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, वहां से शुरुआत होती है इस फिलॉसफी की। तो इसलिए ये फंड्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के ऊपर देखे जाएंगे। मेरे हिसाब से ये कैटेगरी ही अलग है, करेक्ट, विद कम्स विद द फिलॉसफी ऑफ रिस्क एंड मैनेजिंग रिटर्न्स। तो क्या रिटर्न अच्छे नहीं होंगे? बिल्कुल अच्छे होंगे इसके अंदर, लेकिन सिर्फ रिटर्न पे, जैसे सिर्फ आज जो हिंदुस्तान में 99% जो फंड्स मैनेजमेंट है वो पूरे लॉन्ग फंड है। यहाँ पे मैं एक खाली एग्जाम्पल रूप में मैं आपको देना एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, और आज एकदम समरी में बताऊंगा कि हमारे स्कूल में जब हम जाते थे एक कहानी हमको सुनाई जाती थी जिसको सिंड्रेला की कहानी कहते हैं। तो सिंड्रेला को उसके फेरी गॉड मदर ने सिर्फ एक रिस्क मैनेज करने को कहा था कि 12 बजे के पहले घर आ जाना, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरा जादू नहीं रहेगा। तो उसको ये ध्यान देना था कि 11:30, पौने 12, 11 बजे वापस आ जाए। लेकिन होता क्या ना कि जब पार्टी चल रही है, माहौल चल रहा है, खाना पीना, म्यूजिक चल रहा है, तो आप भूल जाते हो रिस्क क्या है मेरे को। तो ये फंड्स के अंदर मैं कहूंगा कि अर्ली टू लीव द पार्टी, चाहे लेट अराइवल हो, ये वो वाले फंड्स हैं इसके अंदर। तो कोई अगर लास्ट डे तक मैनेज कर पाए, लास्ट माइल तक, तो अलग बात है, लेकिन फंड मैनेजर की फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भिन्न भिन्न प्रकार के फंड्स होंगे इसके अंदर, और भिन्न भिन्न प्रकार के फंड्स के हिसाब से आपके रिटर्न्स एंड रिस्क भी डिफर कर सकते हो सकता है कुछ कहे मेरे 8-9% रिटर्न दूंगा, लेकिन रिस्क भी बहुत कम होगी उसके अंदर। करेक्ट। और जैसे हमारा जो फंड है ये मार्केट रिलेटेड फंड है, करेक्ट, लेकिन रिस्क फिर भी मैनेज करना है। अगर हमको जैसे आज जियोपॉलिटिक्स रिस्क चल रही हैं, इतनी ग्लोबली इतनी अपहीवल चल रहा है, इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो उसके अंदर वी मे नॉट बी फुल्ली इन्वेस्टेड। ट्रू। एंड सेकेंडली, इस फंड में जो एक खूबी है वो ये है कि अगर आपको लगे कि कोई इवेंट बेस्ड शॉर्ट टर्म के लिए या कोई स्टॉक या कोई स्ट्रक्चरल कोई रीजन के लिए कुछ खराबी लग रही है, एंड इट डजंट मीन परमानेंटली, राइट, क्योंकि मेरा ये सीख है कि जब कुछ खराब होगा ना तो करेक्शन हो जाएगा। करेक्ट। वो हरदम लंबा नहीं रहेगा, पड़ा नहीं रहेगा। राइट राइट राइट। तो इवेंट बेस्ड जो होता है यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो इट इज बोथ, इट कैन बी टेकन एज हेजिंग, इट कैन बी टेकन एज अल्फा क्रिएशन, कि मैं कुछ पैसा क्रिएट कर पाऊं या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर पाऊं। वो दोनों आपने कहा कि शॉर्ट के माध्यम से सिर्फ हम प्रोटेक्शन ही नहीं करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि कभी कभी हम उससे पैसा बना भी सकते हैं। हाँ जी, अल्फा क्रिएशन कर सकते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो जैसे छोटे से एक उदाहरण है, नॉट दैट मैं अपने फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए अभी आरबीआई पॉलिसी गया, अभी बजट गया, करेक्ट, हो सकता है कि किसी फंड में रिव्यू इसके अंदर अपसाइड ज्यादा शायद ना हो और फुल्ली इन्वेस्टेड है, तो वो अपने पोर्टफोलियो नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन वो जाके कहने के लिए 25% निफ्टी बेच दे, राइट, तो उतनी प्रतिशत प्रोटेक्ट हो गया, उतना डाउन साइड। तो आज 25% तक ही अलाउड है। तो ये अलग अलग रूप में, बहुत सारे रूपों में फंड आएंगे। अभी शुरुआती द्वारा जैसे आपने कहा, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, 7 फंड हाउसेस आ चुकी है, आए हैं, और हाइब्रिड इक्विटी कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन 10-12 लॉन्च हुए हैं। और जितनी इंडस्ट्री है पिछले 4 महीने में जब से लॉन्च हुआ, करीबन हम 6,500-7 हजार करोड़ के एसेट्स हो गए हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत शुरुआती दौर है। अवेयरनेस बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, एजुकेशन जितनी बढ़ेगी। सबसे अच्छी क्या है, एंट्री बैरियर थोड़ा है और बहुत बड़ा नहीं है कि मिनिमम टिकट 10 लाख चाहिए। तो 10 लाख आज के इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जी। ये एक अपॉर्चुनिटी। और बहुत सारे जो ऐसे सो कॉल्ड बुटीक फंड हाउसेस बनते हैं, सो कॉल्ड, मैं कहूंगा कि होते भी नहीं फंड हाउस, तो उनकी थोड़ी परेशानी बढ़ने वाली है कि अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स जो एएफपीएमएस में थे उनको चैलेंज थोड़ा रहेगा, मिलेगा, और वो जागरूक है इस बात को लेके। क्योंकि जो एक पॉइंट में खाली एडिशनल टच बेस करना चाहूंगा वो ये है कि जो टैक्सेशन म्यूचुअल फंड के पास है, सेम है, वही एसआईएफ के पास है, क्योंकि एसआईएफ म्यूचुअल फंड का ही एक एक्सटेंशन है। वेरी ट्रू। तो आपने जो कहा, अगले 1 साल 2 साल में हम बहुत कुछ चेंजेस देखेंगे, हम ग्रोथ भी देखेंगे। मैं आज के दिन इतना ही कहूंगा कि कम से कम शुरुआती दौर में समझने की कोशिश करिए और
रेजिस्ट नहीं करिए, खाली समझिए उसको एक बार। देखिए हम लोग अपने सिचुएशन बीइंग अ प्रोफेशनल, हम लोग भी अभी इस स्पेस को समझ रहे हैं, हम लोग को पता है कि बड़ा होने वाला है, हाँ जी, मगर बहुत जल्दी हाथ डालने की हिम्मत अभी हाँ जी, नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बड़े आराम से इस स्पेस को देख रहे हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच KSIF का, आपने एक बड़ा सिंपल तरीके से एक जानकारी दी। इनफैक्ट आपके ग्रोथ में आप हमेशा कुछ ना कुछ न्यूयर फंड्स लाते रहते हैं। अभी रिसेंट में आपके पता चला कि आने वाले हैं बिजनेस साइकिल हाँ फंड। जी, तो बिजनेस साइकिल फंड भी इनफैक्ट काफी सारे बिजनेस साइकिल फंड्स हैं इंडस्ट्री हाँ जी। में। तो आपका बिजनेस साइकिल फंड किस तरह से अलग होगा या सिमिलर होगा जी, बाकी फंड से? तो बिजनेस साइकिल फंड का जो आधार है जी, वो ये है कि इकोनॉमिक्स में साइकिल्स रहते हैं, राइट। और उस साइकिल्स के हिसाब से अगर आप पोजीशन ले सकते हो थीम या सेक्टर में, तो आप अल्फा जनरेशन क्रिएट किया जा सकता है। तो और साइकिल दो तरह के होते हैं, एक ग्लोबल साइकिल, एक डोमेस्टिक साइकिल। डोमेस्टिक मतलब आपके देश का साइकिल, आपका देश का आर्थिक व्यवस्था का साइकिल, और डोमेस्टिक सिमिलरली इकोनॉमिक साइकिल। सिर्फ ये देखा गया कि दुनिया के साइकिल थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे देश उसके इन्वॉल्व हैं। करेक्ट। और एक कंट्री स्पेसिफिक साइकिल थोड़ी मध्यम काल का होता है ना ये। और कुछ ऐसे सेगमेंट्स है, मैं सेगमेंट्स बोलूंगा, मैं सेक्टर नहीं बोलता, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, काफी चीजें अगर हम कहें कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कि अक्रॉस सेक्टर टच बेस करने लग गई हैं। जैसे कि अगर हम आज कहें कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम, यानी कि इंडिया की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी खर्चे करने की जो कैपेसिटी वो बढ़ रही है। ट्रू। तो इससे आज से अगर 20-25 साल पहले मेरे से बात करते हैं, हम कहते हैं FMCG अच्छा करेगा, लेकिन आज FMCG एक्सपैंड कर गया है। हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी कहते हैं, जैसे कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, आज प्रीमियमेशन में हम थोड़ा ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। वेरी करेक्ट। तो ट्रैवल, टूरिज्म, एयरलाइंस, के कई सारे आयाम बन गए, तो काफी कुछ, तो थीम बड़ी हो गई है उसके अंदर। यहाँ तक कि कुछ चीजें क्योंकि इनकम बढ़ गई है, तो इनकम से सेविंग्स बढ़ गई है, तो काफी फाइनेंशियल थीम्स भी उसका टच बेस कर सकती है। इसलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ सेक्टर नहीं, थीम के हिसाब से भी हम देख रहे हैं इसको। राइट। तो दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए हम बिजनेस साइकिल के हिसाब से अपनी पोजीशन लेंगे। एंड हमने फंड मैनेजर और एज अ टीम वर्क वी हैव सेट डाउन, हमने ये डिसाइड किया कि हम हाई कन्विक्शन सेक्टर या थीम पोजीशन लेंगे। ऐसा नहीं कि एक और डाइवर्सिफाइड फंड हमको लॉन्च करना है। करेक्ट। तो इसमें कुछ आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन रखा है कि एट ए टाइम कितने सेक्टर्स में जाएंगे या थीम में जाएंगे, ऐसा कुछ तो रखा है? इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया अगर आप देखोगे निफ्टी 500 में तो 15-17 सेक्टर्स है उसके अंदर। अब सब सेक्टर देख रहे हैं तो 65 हो जाएगा, 60-65। तो उस हिसाब से हमको जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया कि रिस्ट्रिक्शन इतने रखा है कि आज सबसे बड़ा जो सेक्टर है, और उसको सेक्टर कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, वो मैं उसको थोड़ी सी बात करता हूँ, वो है बैंकिंग फाइनेंस। बैंकिंग 15-20-18 साल पहले एक्चुअली बैंकिंग था, लेकिन अभी वो फाइनेंशियली हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग ही खुद लार्ज बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, उसमें भी कई सब सेक्टर्स हो गए, मिड स्मॉल बैंक्स, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस, अब देखिए म्यूचुअल फंड्स भी लिस्ट होने लग गए हैं, इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ, फिनटेक कंपनीज, अपनी कैपिटल मार्केट प्लेस, अपनी रजिस्ट्रार कंपनीज, बुकिंग कंपनीज, देखिए इंश्योरेंस की फिनटेक जैसे आपने कहा कंपनीज। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया है जी। तो ये 32% इसका वेटेज है ऑन निफ्टी 500। तो यहां हमारा सोचना यह है कि अगर इसमें हम ओवरवेट होंगे तो सबसे पहले सब सेक्टर्स के हिसाब से हम देखेंगे, एक, और दूसरी बात अगर टोटल ओवरवेट भी हो तो 10-12% के ऊपर यहाँ पे नहीं होना चाहेंगे, वरना ये एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ही बन जाएगा। वेरी करेक्ट। लेकिन उसको छोड़ के अगर आप देखोगे निफ्टी 500 के नेक्स्ट जो टॉप सेगमेंट है वो है आईटी स्पेस, एंड उसके आसपास ऑयल गैस, कंज्यूमर। करेक्ट। तो उसके अंदर हम दुगुना ढाई गुना भी होना चाहेंगे क्योंकि वो 6 से 9% बीच में। लेकिन कोई अगर मेटल देखोगे, कुछ और ऐसे सेक्टर्स केमिकल देखोगे तो 2-3-4% है, बहुत छोटे। तो फिर वहां पे हम 8-10-12% भी अगर हमको ठीक से स्टॉक्स मिले तो 3 गुना 4 गुना तक जा सकते हैं। तो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू फंड नहीं है, ये कॉन्ट्रा फंड नहीं है, ये एल्गो या क्वांट फंड नहीं है, ये एक्टिवली मैनेज टॉप डाउन बेसिस में हम पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कौन से सेगमेंट में जाना है, फिर बॉटम अप उसमें कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। और हमारा यह मानना है कि अगर सेगमेंट ठीक पकड़ लिया, अगर साइकिल ठीक हमने पकड़, अगर कोई फंड मैनेजर ले ले, तो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग तो हम सभी कर रहे हैं,
उसमें तो खाली वो चॉइसेस हमारे अवेलेबल हैं उसके अंदर। सिर्फ अगर हम साइकिल ठीक से पकड़ ले, थोड़ी हाई कन्विक्शन रखे उसके अंदर, तो अल्फा क्रिएशन करने की चांस बढ़ जाएंगे इसके अंदर। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग विद। एट सम मोमेंट हो सकता है किसी को लगे यार ये वैल्यू है, और सही भी लगेगा, क्योंकि वैल्यू इसलिए हुआ कि हमको अगर डाउन साइकिल लग रहा है तो हम चाहेंगे कि हम वैल्यू साइड में रहें। और कई बार किसी को लगा ग्रोथ है, क्योंकि अगर अप साइकिल है तो अप साइकिल में आपको ग्रोथ साइड होना चाहिए। करेक्ट। मगर ये ग्रोथ वैल्यू फंड नहीं है, ये साइकिल के हिसाब से हम अपने इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम पोजीशन लेंगे इसके अंदर। सो गुड, सो गुड। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये फंड उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी जैसे बाकी चल रही है, उससे भी बेहतर करेगी आने वाले दिनों में। ये तो ये आपकी कंपनी, आपके फंड के बारे में। अब जरा हम लोग आते हैं इंडियन इकोनॉमी को लेके। बहुत दिनों से इंतजार था कि यूएस डील कब होगा, वो हो गया। उससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो गया, फिर बजट भी हो गया, आरबीआई का अनाउंसमेंट जो होना था या नहीं होना था वो भी हो गया, राइट। अब कुछ और बचे कोई ट्रिगर आने? अब किसका इंतजार कर रहा है कैपिटल मार्केट? तो जो नहीं समझे हैं या फिर जो चाहते हैं कि इस जो मिश्रा जी ने कहा मैं उस चीज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं, तो मैंने लिंक्डइन पे 2 पोस्ट लिखी थी इसके ऊपर, मैं उसके ऊपर ही थोड़ा सा विवरण कर देता हूं। कि पहली बात तो ये कि दुनिया में करीबन 20% ऐसी व्यवस्था है जो 2 देशों के पास है, एक चाइना एक इंडिया, राइट। तो चाइना का हम ट्रेड डील, क्योंकि हम इंपोर्टर जाते हैं, उसको ट्रेड डील क्या करेंगे अभी हम, राइट। एंड सेकेंडली इंडिया तो हम डोमेस्टिक सप्लाई कर ही रहे हैं। तो आज जो हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, करीबन 80% डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। करीबन 700 750, मतलब हो सकता है 80 ना हो तो 80 82 85 के बीच में है। करेक्ट। बाकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो जो ट्रेड डील एक्चुअली 1-1.5 महीने में सडनली जो हो रहा है, क्यों? तो उसके अंदर हमने यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन नेशन जिसमें 27 देश आते हैं, और यूएसए जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। करेक्ट। तो ये सब आप काउंट कर लो तो करीबन 2/3 दुनिया आपके इस ट्रेड डील में साइन हो गई। करेक्ट। तो आपने सही कहा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। इसके बाद जो बचा है, तो मैं थोड़े हास्य रूप में कहता हूं कि वो पहले मदर ऑफ ऑल डील हमको उर्सुला वेंडर ने दे दी ईयू से, तो उसने कहा मैं मदर ऑफ ऑल डील दे रही हूँ। रिपब्लिक डे में हमारी चीफ गेस्ट थी। करेक्ट। और उसके 2 दिन बाद पापा को पता चला कि देखो ये तो मम्मी क्रेडिट ले गई, तो मैं फादर ऑफ ऑल डील दे दूं। उसने यही कहा ना, फादर ऑफ डील। वेरी ट्रू। तो लेकिन मैं पहले एक चीज बता दूं कि बहुत संयम और बहुत मेहनत लगी है गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के पास, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज जो भी यहाँ इन्वॉल्व होंगे, उन देशों को और हमारे दोनों देश सबके मैं बधाई देना चाहता हूं। और संयम मैंने क्यों कहा कि संयम इसलिए कि देखिए कहीं भी कोई गलत शब्द नहीं कहे गए, राइट। नहीं तो गुस्से में हम कुछ भी कह सकते थे। अच्छा, प्रोवोक किया जा रहा था। और दूसरा संयम यह था कि वो यू ट्रेड डील लोग तो भूल चुके थे। 19 साल से चल रहा है। करेक्ट। राइट। वो लिटरली मेरे को लग रहा है अशोक कुमार की पिक्चर 20 साल बाद मैं देख रहा हूँ उसके अंदर कि अभी ट्रेड डील साइन हो रही है, देखो वो उसके अंदर। तो और आपने कहा बजट आ गया। देखिए बजट इस साल देखा जाए तो सिर्फ एक पेपर प्रेजेंट किया गया, नो डाउट उसमें कुछ अच्छी चीजें भी है, बट बजट के अंदर पहले सब कुछ मिल चुका है हमको। पिछले साल टैक्स छूट, राइट, और उसके बाद मिड ऑफ द ईयर जीएसटी छूट, जो पॉपुलर चीजें थी वो जीएसटी रैशनलाइजेशन, और बीच में 1-1.5 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.25% इंटरेस्ट रेट कम किए। करेक्ट। ये सबसे फंडामेंटल चीजें हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 फरवरी 2026 को क्या दिया गया। मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन है उसके अंदर। सो अब आपका जो प्रश्न आपने बोला कि आगे क्या, आगे ये कि हो सकता है अगले 3 से 5 साल इसको एग्जीक्यूट करना है। देखिए जब मैं 2019 में इंसियाड के से एमबीए कर रहा था ना, तो वहां पे एक चीज मैंने सीखी और बांध ली कि लीडर विजन रखता है, वो दूरदर्शिता लगता है, उसकी दृष्टिकोण होगी और वो उसको रोड मैप देता है, और वो हमने यहाँ ट्रेड डील्स में कर दी। अब बीच में एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नहीं तो 3/4 बिजनेस या विजन या प्लानिंग फेल हो जाती है क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं किया, नहीं हो पाया। तो वो एग्जीक्यूशन के अभी सब ट्रेड डील टर्म कंडीशन कहाँ क्या किया जाएगा इसके अंदर। एंड देन अब मैं अपने आप से एक हफ्ते से ये बात पूछ रहा हूं, क्या हिंदुस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 2/3 दुनिया को सामान अच्छी क्वालिटी का अच्छे प्राइस में दे पाए? अगर नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा। यू हैव 1 चांस, यू गॉट दैट 1 चांस जिसका हम इंतजार कर रहे थे और अचानक आया है, राइट।
सो नाउ दिस इज, वो कहते हैं ना कि अब अर्थव्यवस्था आपके हवाले कौन है? एंटरप्रेन्योर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर जो देने वाले उनके हवाले हैं। इससे और माहौल बेहतर क्या हो सकता है निवेशकों के लिए? जो चीज आगे हमको, ये हम कह रहे हैं कि 2028 तक $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट होने लग जाएगा, ये पीयूष गोयल जी ने कहा, 27-28 कुछ कहा। करेक्ट। लेकिन जब हम 10 ट्रिलियन होंगे अगले 10 साल 12 साल में, तो क्या हम वही 20% अगर हम एक्सपोर्ट रखें, 2 ट्रिलियन अगर थोड़ा ज्यादा हो गया, कम हो जाए, अगर ये डील नहीं साइन होती तो हमारी प्रोग्रेस स्लो हो जाती। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी। तो हमारी जो अब सिर्फ हमको अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, सप्लाई करनी है, और इसके अंदर थोड़ी अगले 2-3 साल बहुत बोरिंग होने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ रेडी हो गया, अब चीजें पक रही हैं। करेक्ट। तो निवेशकों के लिए कि कुछ मूवमेंट हो गई और कुछ आस्ते आस्ते होती रहेगी। मैं इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि अगर आज कहीं एक जगह बेट करना है, और देखिए हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, हमारे लिए इतना ऑप्शंस आउटसाइड नहीं है हमारे पास। अगर है तो रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको बहुत नॉलेज है जरूर देखिए, वरना अगर एक स्टॉक है जो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो है इंडियन इक्विटी। वेरी करेक्ट। बाकी आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको हाइब्रिड इक्विटी करना है, इक्विटी करना है, एसआईएफ करना है, वो जरूर वो पोजीशनिंग हो सकती है। वरना ये 4 से 10 ट्रिलियन डॉलर कितने देशों ने देखा है? चाइना, यूएसए, वेरी ट्रू, जर्मनी, जापान 5 तक गया, राइट। और मेरे हिसाब से मैं तो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि ये समय मैं देख रहा हूं। वरना जब हम कॉलेज में थे, और देखिए आप, हम सेम कॉलेज से आते हैं, आप मेरे सीनियर उस हिसाब से, सही बात है। तो हमारी तो फीस देने, महीने के फीस जो देते थे, उसके लिए भी ऐसा एक बड़ा तामझाम था कि 30-40 रुपए फीस देनी है, कॉलेज की फीस देनी है, राइट। आज देखिए, आज मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, रांची आ रहा था, तो मेरे ये लास्ट वीकेंड मेरे बेटे ने कहा कि उसको एक बाइक चाहिए। तो मैंने बोला कि जैसे स्कूटी ले जाके, मैं तो ऐसे बोल दिया, उसका मुंह छोटा हो गया, बोला कोई इज्जत का बात नहीं इसके अंदर। तो आज सुबह जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट में था, तो वहां पे हार्ले डेविडसन की वहां 2 बाइक लगे हुए थे, तो मैं जाके देखा, उसकी फोटो खींच ली, थोड़ा सा मैंने पता कर लिया, फोटो भेज दिया अपने बेटे को। तो मतलब वो बातें नहीं रही कि आप हीरो होंडा फिलेट मतलब फॉरगेट कर दो। अब ये ब्रांड प्रीमियरेशन, तो दुनिया यहां से आ गई है कि हमारे पास मंथली खर्चा, मतलब राशन कार्ड में लाइन, उसके लिए वो फीस देने के लिए एक बड़ा एफर्ट। और यहाँ पे कि मैं सुबह उसको फोटो भेज रहा हूँ, कह रहा हूँ कि चल ठीक है, तो प्रीमियम बाइक ले, वो मतलब प्राइस नहीं कोट करता हूं मैं, लेकिन एंड दिस इज द चेंजिंग इंडिया। एक हमारे जैसे लोग हैं जो लिट्टी चोखा से बहुत खुश है, एक नेक्स्ट जनरेशन है जिसको साथ में पिज्जा भी चाहिए, और पता है एवोकाडो और क्या मैं वर्ड्स दूं। तो ये चेंजिंग इंडिया है, एंड दिस इज हाउ प्रोग्रेस भी होती है, राइट। अगर सिर्फ निवेश और सिर्फ बचत करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आ गए। जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप को बहुत मतलब फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैं ये 20-25 साल इंडिया के अंदर ये इस फाइनेंशियल सर्विसेज में इतना कुछ देख पाया, एक्सपीरियंस कर पाया, और इसलिए अगले 10-15 साल जो हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, मैं कंप्लीटली इंडिया के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं। जो डिलीवरी होगी, अगर कुछ लिखा है खराब तो लिखा है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे को इतना पता है कि 4 और 10 ट्रिलियन अगर ये मैक्रो पकड़ लिया तो आपके पीछे ऑटोमेटिकली पीछे कैलकुलेशन खुद ब खुद बन जाएंगे, आगे पीछे होगी लेकिन डिलीवरी हो जाएगी। करेक्ट। आपने बहुत अच्छी कही कि डोमेस्टिक कहानी तो इंटैक्ट है ही, कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है, एस्पिरेशंस हाई हमारे कंट्री के लोगों की, मगर साथ ही साथ इन डील के कारण से एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक्सपोर्ट पे भी कई फोल्ड जंप कर सकते हैं। तो दोनों का जब मिला जुला असर पड़ेगा इकोनॉमी पे, तो जो एक थॉट था कि हम इतने सालों में एक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, शायद वो और फास्ट हो जाए। हाँ जी, राइट। अगर फास्ट नहीं भी हुई तो ट्रेड डील ना साइन होने के लिए अगर रिस्क आ गई थी, तो अभी वो रिस्क खत्म हो गई। करेक्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी शायद थोड़ी आ गई हमारे पास। बहुत बढ़िया। मैं, चूंकि आप बहुत ट्रेवल करते हैं, काफी जगहों पे जाते हैं, और जैसे रांची जैसे एक मीडियम साइज शहर भी आप आज आए हैं, तो एक बताइए, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो सबसे खास अभी दिख रही हो आपको?
जैसे आपने कंजम्पशन की एक बात तो की, हाँ जी, हाँ जी, और इसके अलावा भी कोई खास कुछ दिख रहा है कि जिसके ऊपर अभी, जी। मैं कोई कंपनी की नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तो हाँ बिल्कुल, मैं तो कोई फंड का नाम नहीं पूछ क्योंकि रहा आपने हूँ। बजट की बात की, जी। तो मैं बजट पे एक दो चीजें, फिर भी एक दो ऐसी कुछ चीजें हुई जो थोड़ा लाइट पे थ्रो करना चाहूंगा, राइट। और उससे भी थोड़े लिंक सेक्टर है, और एंड सो ऑन। तो बजट में आई थिंक क्या हुआ, जब बजट दिया और एसटीटी की बात की और बोला एसटीटी हम बढ़ा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि पूरी बाजार नेगेटिव टेरिटरी में चला गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छा क्या है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कि मेरी ट्रेड में मेरी, तो आई थिंक इट वाज मोर टू टेक्निकल्स, पोजीशन काट रहा है जो भी कर रहा है। जी जी। लेकिन देखिए मैं 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ। रिसेंटली जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में सेटअप हो रहे हैं, वेरी ट्रू, राइट, और जो मतलब इंडिया बहुत बड़ा शेयर है उसके अंदर। नाउ इन दिस बजट दे आर गिवन अ टैक्स ब्रेक एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की डेटा सेंटर्स इंडिया में आए, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ सेटअप करो एंड सो ऑन, राइट। मतलब इतनी बड़ी ये मूव है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगेन एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेटिंग, एंड ये एडिशनल है, ये ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग है। यूएस ट्रेड डील ने जो कुछ खराब हुआ था, जेम्स ज्वेलरी, लेदर, ये सब टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करते थे, रुक गया था, उसको वापस लाइफ दे दिया कि आप रुको मत, उसको सप्लाई करो और ऐड क्या कर सकते हो। करेक्ट। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये एडिशन है, ये एफडीआई के रूप में आएगी। जी जी। एक डेटा सेंटर के लिए, कुछ तो छोटे डेटा सेंटर नहीं, बड़े डेटा सेंटर के लिए आपको कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमको लगता है कि डेटा सेंटर है, या आपको लग रहा है एआई है, उसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि आपको रनिंग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आज हम बात कर रहे हैं, आज है कैपेसिटी 2025 की, 2030 तक हमको 4 गुना से ज्यादा एस्टिमेटेड है। तो एक सेक्टर आपको मेरे से मिल गया, उसके अंदर सोलर हो, कुछ भी और भिन्न प्रकार के हो गए, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर जैसे अभी बात कर रहे हैं, एंड उसकी सप्लाई चेन। तो 3 to 4 टाइम्स, यानी कि जितना हमने करीबन 75-77 सालों में काम किया है, अगले 5 सालों में मेरे को उसको 3 गुना चाहिए, और प्रोसेस में है। करेक्ट। फिर डेटा सेंटर जितने लगेंगे, उसकी अपनी टाउनशिप, उसकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कूलिंग, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो लगने हैं, और ये सारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हेल्प करेगा एआई को। हम एआई देख रहे हैं, लेकिन पीछे में बहुत बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए। तो आप चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि आज ये जो सेंटर्स की बात कर रहे हैं, इंडिया में कौन से शहर में सबसे बड़ा सेंटर, शेयर सबसे बड़ा किसके पास है? आप गेस करना चाहोगे? चलिए एक, मेरे समझ से तो मुझे लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में कहीं सेंटर। नंबर 1 बॉम्बे, मुंबई, मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था। नंबर 2 चेन्नई, नंबर 3 एनसीआर, नंबर 4 बैंगलोर। तो 50% बॉम्बे में, राइट? क्योंकि देखिए क्या हुआ, व्हाट दे वांटेड इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कूलिंग, टैलेंट, एंड अंडर सी केबल्स। कहां सप्लाई, कहां जोड़ सकती है, राइट? एंड बाकी जो और चीजें होगी। सो यहाँ पे मैं आपको, चौथे नंबर पे बैंगलोर है, राइट, जिसके 7-8% नंबर है। बट ये नंबर्स बढ़ेंगे, जो आपने कहा आंध्रा में ऐड हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेंटर अदानी एंड फॉर उन्होंने मिलके, गूगल मिलके वो लगाने जा रहा है। सबसे अच्छी चीज है कि जो हम कंपनीज देखते हैं अपने कॉर्पोरेट, उन्हीं के बुक्स में इतने पैसे पड़े हुए हैं जी, इफ दे कैन यूटिलाइज सम ऑफ दैट मनी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सो अगले 10 साल में, अगले 5, मैं 10 भी नहीं बोला, अगले 3 और 5 साल में ये बहुत बड़ा, एंड इसकी अलाइड सर्विसेज बहुत होने वाली है, राइट? क्योंकि अगला जो 10 साल 12 साल है, या अगले 10-12 साल, 20 नहीं बोल रहा हूं मैं, 10-12 साल थोड़ा विजुअलाइज इजी कर सकते हैं। इंडिया की 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि आज जो 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, वो करीबन 100 लाख करोड़ की तरफ जा रही है। इसके अंदर अगर हम 20-25% बचत रेट ले लें, राइट, तो करीबन रेंज करेगा 15-16 ट्रिलियन डॉलर से लेके 25 ट्रिलियन डॉलर के बीच में बचत होने वाली है। करेक्ट करेक्ट। आज जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर 3 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 250 लाख करोड़ का बैंक डिपॉजिट है सिर्फ जी। तो मेरे हिसाब से 10-12 साल में क्या होगा कि ये बैंक डिपॉजिट 4 गुना हो जाएंगे। तो जितना इस बचत के साथ रिलेटेड सेक्टर है, म्यूचुअल फंड के अलाइड सर्विसेज, जैसे आपने आरटीए थोड़ी देर पहले बोला, फिनटेक वगैरह, इंश्योरेंस रिलेटेड, बैंकिंग, लेंडिंग, एनबीएफसी, सब में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। हमने जितनी बड़ी बुक 75-77 सालों में खड़ी की है, 10-12 साल में उससे बड़ी बुक खड़ी होने वाली है।
राइट। सो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं सबको कहूंगा, और स्पेशली आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में, कि ये समय एकदम जाने नहीं देना है इसके अंदर, क्योंकि इसके बाद शायद थोड़ी रिलेटिवली कम हो जाएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया है बहुत इसके अंदर। राइट। तो इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर, एंड इसका खाली बैंकिंग नहीं मैं कह रहा हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग, वो अपने हिसाब से ठीक रहेगा उसके अंदर। और अगर दूसरा आपको ध्यान होगा, 2-2.5 साल पहले कैपेक्स की हम बात कर रहे थे, फिर ओवर वैल्यूएशन हो गया, थोड़ा करेक्शन हो गया, हमको ये सारा कुछ कैपेक्स रिलेटेड भी अच्छा लग रहा है उसके अंदर। करेक्ट। कंज्यूमर मैक्रो थीम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी थोड़े चले हैं, एफएमसीजी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वो सेक्टर भी ठीक लग रहा है। अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में थोड़ा ठीक रहेगा। सिर्फ हमारे ऊपर दायित्व क्या है, हमारे ऊपर दायित्व है कि हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्टॉक लेते हैं, राइट, हम कोई स्टॉक ज्यादा महंगा ना ले लें, राइट, वैल्यूएशन, राइट वैल्यूएशन, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी मान रहे हैं कि आप ऑलरेडी इस परफेक्ट आपको वैल्यूएशन नहीं मिलने वाली है, राइट। तो आप थोड़ा महंगा भी लेके, लेकिन अगले 10 साल हमको मिस नहीं करना है। तो वैल्यूएशन एट अ रीजनेबल, नियर रीजनेबल, अगर हम पोजीशन ले पाए तो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बन जाएंगे उसके अंदर। सो मल्टी सेगमेंट चलने वाले हैं, और पिछले और कंज्यूमर रिलेटेड सीमेंट जैसे हो गया फॉर एग्जांपल, हमको लग रहा है इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी तो सीमेंट रिलेटेड भी ठीक रहेगा उसके अंदर। पावर मैंने ऑलरेडी बात कर ली, तो बहुत मल्टी सेक्टरल मूवमेंट होने वाली है। सिर्फ अगर एक ही चीज को पकड़े तो उससे कई सेगमेंट, कई सेक्टर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। यस, बहुत बहुत सही। ये भी मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अभी जैसे बहुत बड़ी बातें चल रही, हम लोगों ने कुछ थोड़ी एएफ को भी बात की, तो एसआईएफ की बात की, अभी पैसिव और एक्टिव को लेके भी थोड़ी कन्वर्सेशन, डिस्कशन अपनी कंट्री में चल रहा है। आपका क्या व्यू है इस पे, एक्टिव पैसिव, खास के म्यूचुअल फंड स्पेस की बात करूं, इंडिया पर से? मेरे हिसाब से ना क्या हुआ कि कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, सबके हिसाब से ऐसा कोई आंसर नहीं कि कुछ जो सबको फिट करे। लेकिन मैं पहले मैक्रो व्यू से आता हूं। जब तक किसी देश में ऐसी ग्रोथ है जी, अगर अर्थव्यवस्था इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो सिर्फ एक्टिवली फंड मैनेजमेंट के थ्रू ही आप ठीक से मैनेज कर सकते हो। करेक्ट। और कुछ मिथ बन गए हैं, मेरे को ऐसा कुछ लोगों ने कह दिया हम तो निफ्टी पैसिव में करते हैं, तो मैंने कहा कि तो क्या उसमें क्या होगा, बोला तो गिरेगा नहीं। अगर निफ्टी पैसिव कर रहे हैं तो मेरे रिस्क नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है, राइट। तो कुछ चीजें तो वो वहां भी क्लियर, और यहाँ पे एक्टिव के अंदर कम से कम आपके जैसे अर्थ जो कंसल्टेंट्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, आप लोग कम से कम समझाते तो हो लोगों को रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है। रिटर्न तो चलो फ्यूचर की बात है, रिस्क क्या है हम साथ में दोनों एक साथ सिखाते हैं। तो सिर्फ मेरे बोला हाफ नॉलेज, वो कहते हैं ना कि डेंजरस टू एनीथिंग, तो वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और जब तक देश में ये ग्रोथ है, तो आपको इतनी सेक्टोरल रोटेशन होती रहेगी आपको ऑटोमेटिकली, कि आपको अपॉर्चुनिटी एक्टिव के अंदर मिलती ही रहेगी, राइट। और हर सेक्टर के अंदर जैसे थीमेटिक फंड हो गया, ये सब के अंदर आपके पैसिव के सप्लाई है नहीं उसके अंदर, तो वो अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाओगे। वेरी ट्रू। एंड तो मेरे हिसाब से मैं किसी को खराब नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के एटलीस्ट फॉर डिकेड एंड देन रिव्यू करेंगे कि शायद अपॉर्चुनिटी एक्टिव में ज्यादा है। और हैंड होल्डिंग याद रखिएगा, इट इज इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली अबाउट investing the money in some solutions, it is also about some philosophy behind it, correct, and goal orientation for forward, true, उसके लिए तो वो पूरी जर्नी है उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से वो हैंड होल्डिंग पे जरूरी है, जो कि इस तरह से आ जाती है। तो सो नो वन आंसर टू एवरीवन, बट अगर मेरे को, जैसे मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि जिस लेवल पे हम बैठे हैं हमको तो काफी नॉलेज है, लेकिन आई स्टिल इन्वेस्ट थ्रू अ कंसल्टेंट, आई स्टिल हैव एमएफडी हु सपोर्ट्स मी इन नॉट इन ऑपरेशन बट इन समटाइम्स हम अपनी ही सोच में इतने पक्षपात में बैठ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन है कि हम एक्ट कहां नहीं, हमको नहीं समझ आता कई बार। हम कई बार बैंक में पैसा बढ़ाता हुआ निवेश ही नहीं करता हूँ, बस काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका फोन आ जाएगा। अब उसको मेरी आदतें पता है, तो 3 महीने फोन आ जाएगा, बता कितना निवेश करना है, तो मैं उसको निवेश दे देता हूँ, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। वेरी करेक्ट। सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि एक बीइंग ए सीईओ ऑफ ए कंपनी एएमसी, आपको भी एक चाहिए ऐसा जो गाइड भी करे और पुश भी करे, जरूरत पड़ने पर आपके साथ हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ सके। इसी बात पे मैं आऊंगा कि आपका पर्सनल निवेश कहाँ होता है, मैं नहीं पूछूंगा डायरेक्टली, मगर इतना जरूर पूछूंगा कि एक अभी कॉन्सेप्ट चलता है एसआईपी को लेके कि अरे एसआईपी तो नॉर्मली
लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जी। है, जो हाई इनकम ग्रुप है उनको क्या एसआईपी करने की जरूरत है? आपका क्या थॉट है इस लाइन पे? नहीं, ये ये धारणा सही नहीं है। एसआईपी पहले क्लैरिफाई करते हैं, एसआईपी जो है ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है, ना कि सिर्फ और एक फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो एसआईपी को दो रूप से देख सकते हैं, एक आपकी फ्यूचर इनकम है और या फ्यूचर और आपका उसी हिसाब से कैश फ्लो इनफ्लो आता है, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। करेक्ट। तो ये प्लानिंग का पार्ट है कि मेरा इनकम आएगी और मेरे को कुछ करना ना पड़े, ये ऑटोमेटिकली मेरे निवेश हो जाए। राइट। दूसरी बात, जिस दिन आपकी एसआईपी निवेश हो गई वो लमसम बन गई। करेक्ट। राइट। तो लमसम और एसआईपी की डिबेट ही क्या है, क्योंकि लमसम अब हर एसआईपी होने के बाद लमसम बन जाएगा उसके अंदर। अगर मार्केट अप डाउन होगा तो वो अप डाउन होगा उसके अंदर। सो जो नौकरी करता है उसके लिए तो एसआईपी मतलब एक अमृत के रूप है उसके अंदर, कि मेरे को सैलरी आएगी उसमें से मेरे उतना मेरा नहीं, तो कई बार ऐसे हमारी आदत होती है बैंक में पैसा बड़ा खर्चा कर दो अंदर, तो एक तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। दूसरी बात, ये बिजनेस वाले जो होते हैं कई बार उनके ना फ्लोस फिक्स नहीं होते हैं। करेक्ट। तो वहां पे जरूर आप सोच सकते हो कि आप पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करो। करेक्ट। लेकिन अदरवाइज अगर कुछ निवेश तो आप एसआईपी के रूप में फिक्स डिसिप्लिन कर सकते हो, आप अनुशासन की तरह आप एकदम कर सकते हो उसके अंदर। सो आई थिंक वो धारणा गलत है। आप एसआईपी करते हो ना? नहीं, मेरी तो पूरी बुक एसआईपी की है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की जी, मेरे को पायनियर आईटीआई कोठारी आईटीआई, हाँ, मेरी पहली एसआईपी उसके ब्लू चिप फंड में करीबन 1999 में। मेरे को अभी भी ध्यान है कि 10 चेक बुक देनी पड़ती थी, 12 चेक्स दिए जाते तो 6 चेक वो ले गया। तो पहली बार मेरे को पता एसआईपी को चीज होती है, तो उसको मैं बोल रहा था 6 तू ले गया, 2 मैं यूज कर सकूं, 2 अब वो मेरे को चेक बुक तो मिलेगी नहीं इतनी जल्दी। तो अभी तक वो निवेश मेरा पड़ा हुआ है, मल्टीपल फोल्ड हो चुका है। लेकिन उस टाइम क्या 1000-2000 की एसआईपी की वेरी ट्रू अंदर, बट वो ही हमारी सैलरी भी उतनी थी। बट फॉर अ बिजनेस पर्सन, जैसे मेरे फादर हैं, मेरे ब्रदर हैं, वो अपने हिसाब से मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो अपने हिसाब से वो लोग एसआईपी बांध रखी है कि इतना तो मेरे को करना ही है इसके अंदर। रेदर मैं ये मानता हूं कि सैलरी वाला फिर भी, जिसको सैलरी होती है ना, वो फिर भी कुछ ना कुछ अनुशासन फॉलो कर लेता है। करेक्ट। बिजनेस वाले को अपना अनुशासन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जरूरत है, क्योंकि उसका सारा रिस्क अपने बिजनेस में है। वेरी करेक्ट। वो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करे इसके अंदर, या आप कहो कि नहीं एसआईपी नहीं, आप मेरे से लमसम हर क्वार्टर ले जाओ, हर महीने, कोई बात नहीं, फिर आपका काम है लेना। करेक्ट। लेकिन टू से कि अरे वो एसआईपी हमारे लिए फिट नहीं है, तो वो जो आपके लिए फिट है फिर आपको वो करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। यहाँ क्या आप तो इंडिया को डाइवर्सिफाई कर रहे हो अंदर। वेरी करेक्ट। बहुत सही कहा आपने जेपी, कि जब आप एक सीईओ के मुंह से सुनते हैं एसआईपी उनके लिए भी उतनी ही कन्वीनियंट है, तो फिर हर किसी के लिए। हाँ जी, क्योंकि जो बैठ के चीजों को देख भी रहा है, समझ भी रहा है, मगर फिर भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए एसआईपी कर रहा है। और इसी कारण से भारत का एसआईपी बुक लगातार बढ़ भी रहा है, लोगों की कॉन्फिडेंस भी बढ़ रही है। मैंने अपने फादर से एक साथ सीखी, जब उनको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ गया एसआईपी का, उन्होंने बोला, मेरे भाई, छोटे भाई को अपना बिजनेस में है, तो उन्होंने उसको बोला कि एसआईपी कर। और उनके एक वर्ड्स थे कि हम कभी भी अपने बिजनेस से पैसा नहीं निकाल सकते, हम ऐसे जूझे रहते हैं। जितना एसआईपी कर दिया उतना ही मेरा सेविंग हुआ, उन्होंने लास्ट में बोला। मतलब कभी गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, गाड़ी बढ़ा ली, बिजनेस बढ़ा लिया, कुछ कर लिया, लेकिन उतनी ही मेरी डाइवर्सिफाई हुई अल्टीमेटली। और आप मानोगे नहीं, ये जो डाइवर्सिफिकेशन था, एक ऐसा टाइम था कि एक मेडिकल रिक्वायरमेंट थी घर में, रिडेम्पशन किया, 3 दिन में पैसा आया। राइट। उनको कॉन्फिडेंस था कि पैसा आ जाएगा बिजनेस में। उनको वो बुलवाद नहीं बोला कि बिजनेस में आ जाता, लेकिन मेरे को उस दिन कुछ समझ नहीं आया था उसके अंदर। तो एनीथिंग, इट इज नॉट अबाउट, समटाइम यू नीड नॉट सेट अ गोल, बट यू नो देयर इज समबडी, एसआईपी का पूल वेल्थ क्रिएशन व्हिच यू कैन डिपेंड ऑन। दैट्स राइट, वेरी करेक्ट। जेपी, बहुत सारी अच्छी बातें आपसे हुई। कोई और बात जो आपको लगता है कि हमें या हमारे दर्शकों को जानना चाहिए आपके बारे में, या ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस के रूप में? देखिए मिश्रा जी, हम उस जमाने से आते हैं जहां इतने, मतलब ना हमारे ख्वाब इतने थे, हमारे छोटे से ख्वाब होते थे कि नौकरी मिल जाए, खर्चा चल जाए। लेकिन अभी इस देश से, इस भगवान ने दया से हम लोग को इतना कुछ दे दिया, सो वो बचा के भी रखना। राइट। हाँ, अगर दिया है और कुछ वृद्धि हो रही है,
तो थोड़े अच्छी जीवन भी व्यतीत करना है और कुछ फ्यूचर के लिए रखना है। मैं निवेशकों को इतना ही कहूंगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट सबको बराबर देता है, इसलिए इक्विटी को इक्विटी वर्ड यूज किया जाता है, नहीं इक्विटेबल, सबके लिए बराबर अंदर। आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो एक फंड मैनेजर आपके लिए पीछे में आपके लिए मैनेज कर रहा है कि रिस्क रिटर्न, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, वो ऊपर नीचे सबकी होती है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता मेरा पेटेंट है हरदम के लिए कि मैं हरदम टॉप पे रहूंगा, राइट। लेकिन वो आउटसोर्स कर दिया। आप अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में ध्यान दो कि वहां पे आप अच्छे बनो। हम कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स अपने म्यूचुअल फंड में दे पाए। लेकिन कुछ भी हो, अगले 10 साल, अगले 20 साल इस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनिए। और कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी तक निवेश नहीं किया, मैं बहुत लेट हूं, राइट। यही चीज 10 साल पहले किसी ने सोची थी और 20 साल पहले किसी ने सोची होगी, राइट। तो अगर इंडिया की ग्रोथ हो रही है और इंडिया 10% ग्रो करेगा तो इंडिया की ग्रोथ डबल हो जाएगी। अगर इंडिया की ग्रोथ डबल होगी तो नेचुरली हमारी स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट है क्या, ये वो सारे व्यवसाय हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गए, राइट, जो कि लिस्टेड है और वो अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी रिटर्न बनेगी और स्टॉक मार्केट उसी को दर्शाएगा। करेक्ट। सो बहुत सरल चीज है, लेकिन इसके परे मत रहिएगा। अपने रिस्क के हिसाब से अपनी प्रोफाइलिंग करिए, अपने सलाहकार, आर्थिक सलाहकार के साथ बैठिए, थोड़ी प्रोफाइलिंग करिए, बट डोंट बी आउट ऑफ दिस गुड टाइम्स विच आर स्टिल टू कम। ये नहीं कि जो बीत गया वो अच्छा है, मेरे हिसाब से आने वाला समय शायद और भी अच्छा है। करेक्ट। आपने बहुत अच्छी चीज कही जेपी कि हम लोग अपने कॉलेज के जमाने की याद करते हैं। उससे पहले कलकत्ता में जब हम और आप पढ़ते थे तो 4 आने 8 आने की लिए चीज के लिए भी हम लोग आज ही बात कर रहे थे कि कैसे सेंट जेवियर्स के पीछे, अपने कॉलेज के पीछे, और डिलाइट में 8 आने का समोसा भी बहुत मजेदार हुआ करता था। और वहां से हम लोगों ने ये जीवन भी देखी है। तो इकोनॉमी का प्रोग्रेस जितना अब तक हुआ है उससे और बेहतर होने की गुंजाइश है। सो थैंक यू वंस अगेन जेपी। मगर मैं क्लोज करने से पहले अपने दर्शकों को 2 चीजें कहूंगा, 2 डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। एक डिस्क्लेमर कि मैं खुद एक MFD हूं, एंड नंबर 2 कि निश्चित रूप से हम लोगों ने काफी सारी चर्चाएं आज की हैं। हमने कुछ फंड्स की भी चर्चाएं की हैं, SIF की चर्चाएं की हैं, मगर ये जस्ट समझने के लिए की है। हमने किसी भी रूप में आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहा। अगर आपको इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना है तो काइंडली आप खुद इसका ड्यू डिलिजेंस खुद करें, या फिर आप जिस प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं उनके साथ बैठ कर समझें कि आपके लिए सारी चीज़ें कितनी सुटेबल है। सो थैंक यू वेरी मच जेपी, माय प्लेजर फॉर कमिंग, थैंक यू, गिविंग सो मच, ऑल माय प्लेजर, थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.